तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी डी क्या है मेरा, रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,1 और बी दे रखे हैं -1,4, सी के दे रखे हैं 5,4 और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,-1। ये ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। अब अगर ABCD रेक्टेंगल है तो इसमें इसने क्या कहा कि इन सारे रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, और मिड पॉइंट का नाम इसने दिया है PQRS। PQRS को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास अगर आप देखोगे तो एक और क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। PQRS बन गई ना। अब वो पूछ रहा है PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, आपको निकाल ही लोगे। P किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो BC के भी कोऑर्डिनेट, R के भी आ जाएंगे, S के भी आ जाएंगे। चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब एक कोऑर्डिनेटर के जब आपको चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, आपने बताया था ना कोऑर्डिनेटर कौन सा है, स्केयर है, सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या चीज थी हमारे पास, इसमें से गिवन क्या दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को -1,1, बी दे रखा है -1,4, सी दे रखा है 5,4 और डी दे रखे हैं हमारे को 5,-1। ठीक है, तो हमारा ABCD तो रेक्टेंगल है और हियर ABCD इज अ रेक्टेंगल, इतना दे रखा है इधर। ठीक है, इतना ओके हो गया। अब सॉल्यूशन की बात करें तो क्या आएगा, P के कोऑर्डिनेट कैसे मिले, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ, क्या दे रखा है, AB, तो P के कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ, P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x को x में ऐड डिवाइडेड बाय 2, y को y में ऐड डिवाइडेड बाय 2, तो -1 और -1 +4/2, तो ये P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -2/2 -1, तो -2/2 -1 ना, और ये 3,2, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से सिमिलरली करके आप लिखो Q के भी, सिमिलरली Q के बताओ क्या आएंगे, Q के इनको ऐड करोगे तो 4/2, ये 2 आ गया, और 4/8/2, ये भी 2 हो गया। R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 5 + 5 ये आ गया, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, और y को ऐड करोगे तो -1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 3/2 आ जाएगा। S के क्या आएंगे, x को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 5 में -1 ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5 - 1 कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, -1 ऐड करोगे तो -2 डिवाइडेड बाय 2 -1। तो आपको PQRS के कोऑर्डिनेट निकल गए। इतना समझ में आ गया सारी सारी क्लास को, आ गया। अब इसके आगे बताने की जरूरत है कि कर लोगे, इसके आगे 6 साइडें निकालनी सिखाएगी ना, कैसे निकालते हैं। PQ, ये क्या निकालोगे, PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से QR, RS और PS, PR और SQ, और देख लेना स्केयर की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, याद है ना सारे बच्चों को, स्केयर की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है, बताओ चेस्टर, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 10 बार लिख के जाना आज। हाँ भाई, अब मत दो, डायगोनल के बारे में बताया था, डायगोनल के बारे में
कि डायगोनल इक्वल होते हैं कि नहीं होते। रेक्टेंगल की, स्क्वायर की बताइए उसमें। और जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, नहीं कितनी बार बोला? 10 बार। 10 बार। तू सुना दे, रोम्बस के सुना दे। डायगोनल इक्वल, सही। बाइसेक्ट का वैसे इधर कोई रोल ही नहीं है, बेकार में बाइसेक्ट वाला जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें बाइसेक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, वो हमारे को 9th में जरूरत थी, तो वैसे तो प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे को बाइसेक्ट का मतलब, अब इधर बाइसेक्ट का तो कुछ नहीं करना ना हमने इसमें इसमें तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, सिर्फ ये देखोगे और आपको साइड्स की लेंथ पता होगी और डायगोनल की लेंथ पता होगी। उसके बेसिस पर क्या है, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं याद है तो वो फाइनली बता ही नहीं पाएगा क्वाड्रिलेटरल कौन सी। तो ये आपका होमवर्क है, आपने बताना है। बात हाँ, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बताओ कौन सा है। 7th क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि क्या करना है? भाई वो नंबरों का देख लेना, मैं बता रहा हूँ कि एक नंबर में आया तो ड्रेस कर लेना, और अगर तुम्हारे को आगे 3 नंबर में फिर वो डिराइव वाला करना, और नंबर के ऊपर डिपेंड। लिख लेना वो अपने उसमें को नोटबुक में दोनों मेथड। हाँ जी, तो एक 7.4 का एक बार क्वेश्चन नंबर 3 और 7 रिवाइज करा रहा हूँ, वो दोबारा से देख लो। 3 और 7 क्वेश्चन के अंदर था, थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और सर्कल के ऊपर पासिंग पॉइंट दे रखे हैं कौन से, 6, -6। दूसरा पॉइंट दे रखा था हमारे पास 3, -7 और 3, 3। इस पॉइंट को लेट कर लिया था मैंने ए, इसको बी और इसको सी लेट कर लेना है और इसको ओ लेट कर लेना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, जो ओ ए है वो क्या है, रेडियस। ओ बी भी क्या है, रेडियस। ओ सी भी क्या है, रेडियस। और ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को बराबर करा था, ओ ए इक्वल टू ओ बी, फिर मैंने बाद में इन दोनों को बराबर करता हूँ ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, यहां से भी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कर कर एक इक्वेशन आ गई होगी, और यहाँ से भी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से भी आ गया होगा। एक 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 इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आती है, उसको रिलेशन में पुट करके वाई आ जाता है, और एक्स वाई मेरा सेंटर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेजर मेजर बात, कई बच्चे क्या होते हैं सब कुछ समझ लेते हैं, बाद में मेजर चीज तो यही पता होनी चाहिए ना, अब अंदर की चीज तो कैलकुलेशन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या बताना है ये भी बता दो। 7th क्वेश्चन में बताना क्या है, पूरा 7th क्वेश्चन रिवाइज करना है, क्या कराना है? सेवंथ क्वेश्चन में फटाफट देख लो क्या दे रखे है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा है तुमने, क्वेश्चन बता भाई पायल क्या है?
ट्रायंगल बनाना नहीं है, ट्रायंगल गिवन है। डायग्राम में तुम्हारे को सारा कुछ समझाया था। सबसे पहले ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। द मीडियन फ्रॉम ए मीट बीसी एट डी। मीडियन बनाना है, ए से बीसी पे मीट कर रहा है एट डी पे, तो डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मीडियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा इसने क्या रखा है कि रेशियो दे रखी है। रेशियो कैसे दे रखी है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी ऑन ए डी। एक पी पॉइंट है ए डी पर, और इसकी जो रेशियो दे रखी है 2:1 में डिवाइड कर रहा है पी ए डी को। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालना है सेक्शन फॉर्मूला से। पी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल ही लोगे, फिर इधर सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना, तुम्हारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगला थर्ड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ऑन क्यू एंड आर ऑन द मीडियन ऑफ बीई एंड सी। बीई पे एक पॉइंट है वो है क्यू, और वो भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो बेसिकली बाद में सेम आ जाते हैं कोऑर्डिनेट। तो क्यू, ये मेरा बीई पॉइंट है, तुम अलग अलग ले लो चाहे। तो मान लो ये पॉइंट है, तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फिर ये भी डिवाइड कर रहा है सी एफ, इसका पॉइंट ले लिया, एक ले लिया आर, वो भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आर के भी कोऑर्डिनेट निकाल दी। सबके 2:1 से निकल 2:1 दे रखा है। तो पी के भी आगे, क्यू के भी आगे, आर के भी आगे। आपने देखा होगा ये इतना पी क्यू आर के आगे थर्ड पार्ट खत्म हो गया। 2:1 से पी के भी कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, क्यू के भी और आर के भी, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक कोऑर्डिनेट आपके निकल जाएंगे, फिर 2:1 से आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या, ये आ गया ना समझ में? नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ ले। अब पी क्यू आर अभी तो उन्होंने बोला नहीं एक पॉइंट पे लाई करते हैं। जब तुमने पी क्यू आर अगर आप देखोगे तो वो उनके कोऑर्डिनेट सेम आ रहे होंगे। सेम कोऑर्डिनेट आने का मतलब है वो एक ही पॉइंट पे रहे होंगे। एक ही पॉइंट का मतलब है कि वो जो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट ऑफ द मीडियन। कॉमन पॉइंट तीनों का कौन सा, ये वाला पॉइंट तीनों में आ रहा है, तो इसको हमने सेंट्रोइड बोलते हैं। तो सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। जहां पे तीनों मीडियन मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं। हाँ, अगर सेंट्रोइड होता है, मान लो मैंने कहा जी ये मीडियन है और मैंने ये भी दे रखा है ये सेंट्रोइड है, तो भी पॉइंट अगर मीडियन पे दिख गया तुमने कहा 2:1, ऐसे नहीं होता, सेंट्रोइड स्पेशल। तो यहां से हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। और किसी बच्चे को अपने एफए में अभी जो सितंबर टेस्ट में कोई चैप्टर आ रहा है वो करवाना है तो बताओ। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री सर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ रहा है। कौन सा आ रहा है? इंट्रोडक्शन और 8 और 9 दोनों। 8 और 9 दोनों? सर पहले 8 करा दो फिर 9 करा दो। चलो 8 स्टार्ट करो। 8 अभी फिलहाल मैं सितंबर तक क्या है एनसीईआरटी और जो वर्कशीट है वो एक एक नंबर वाली वर्कशीट कर लेना फिलहाल के लिए। अब 8 चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, मेरी वर्कशीट से करोगे तो 15-20 दिन लग जाते हैं। करवाता मैं वर्कशीट के साथ ही हूँ, मगर अब तुम्हारे क्योंकि एग्जाम है तो उसमें मेरे को थोड़ा सा पैटर्न बता देना। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो अभी मेरे को रिटर्न फॉर्म में आज भेज देना, स्कूल वालों से पूछ के कि किस तरीके का एग्जाम होना है, उसमें किस तरीके कौन मार्क्स वाइज बता दो। तो उसी हिसाब से मैं तुम्हारी फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी प्रिपरेशन करवा दूंगा, सच दैट कि तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाए और आप वहां पे कुछ थोड़ा सा अटेम्प्ट कर पाओ। सर 40 मार्क्स का पेपर होएगा। 14 की 40? 14? सर 40। सर 40 मार्क्स का होगा। अच्छा, हमारा भी 40। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर। ठीक है, 8th चैप्टर है हमारा ये, चैप्टर 8
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सर अभी आप जितने भी चैप्टर करवाओगे वो सिर्फ एनसीईआरटी करवाओगे? एक्स्ट्रा भी देख लेंगे। ऐसा है, पहले आप एनसीईआरटी थोड़ा सा करके अपने जो चैप्टर है ना पहले वो खत्म कर लो, उसके बाद टाइम बचेगा तो जोन जोन से चैप्टर मेरे को लगते हैं कि आपके वर्कशीट से आएंगे मेरी। जैसे जो आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला इससे अगले वाला चैप्टर है ना, वो एनसीईआरटी से आता ही नहीं, ज्यादातर फाइनल एग्जाम में तो नहीं आता, इसमें आ जाए तो मुझे पता नहीं। तो वो तुम्हारे को वर्कशीट के साथ करा दूंगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे को एक्स्ट्रा करा दूंगा फिलहाल के लिए, अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। वैसे तो पूरा वर्कशीट के साथ अगर आपने करना है तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है, बट मैं फिर भी आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट भेज देता हूँ। सच दैट जो से बच्चे करना चाहते हैं उनको, वो बहुत बड़ी वर्कशीट है, तो उसमें से सेलेक्टिव जो सी चीजें मुझे आती है, लगता है कि आती है, वो मैं तुम्हारे को उतनी टाइप्स कर लेना। सिर्फ आज ही भेज दूंगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले समझते हैं कि हम जितनी भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ये डील करता है राइट ट्राइंगल से। राइट ट्राइंगल के अंदर क्या हमने समझना है सबसे पहले कि कई बच्चों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस नहीं देखना आता राइट ट्राइंगल के अंदर। तो कैसे समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। राइट ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस 90 डिग्री में एक ये एंगल देखो कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन तो एंगल होते हैं इसमें, ठीक है। और तीन एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस डिसाइड करना पड़ता है। तो कई बच्चे कहते हैं जो लेटी हुई साइड होती है, लेटी हुई, वो बेस होती है, ये वाली वर्टिकल ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी। बट ऐसे नहीं देखना आपने, पूरी पहली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड करती है कि किसी बच्चे को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस अगर देखना आता है तो आप बड़े इजीली कर लोगे पहली एक्सरसाइज। तो हमेशा ध्यान देना है 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो तो होगी हमेशा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। राइट ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। अब बचा परपेंडिकुलर और बेस, वो अभी इसी समय डिसाइड नहीं हो सकता, अभी डिसाइड नहीं होगा। अब मैं कहता हूं कि एंगल अगर मैं लेता हूं, हमारे को ना एक, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी होगी तो ना एक एक्यूट एंगल दिया होगा उसके आगे। जैसे आपने कभी सुना है साइन थीटा कोस थीटा, सुना है कभी इसके बारे में? सुना है? चलो नहीं सुना कोई बात नहीं। अच्छा मैं अगर लेता हूं एंगल ये वाला, अगर मैं ये एक्यूट एंगल मान के चलता हूं कि ये एक्यूट एंगल में, तो इस एक्यूट एंगल के कोरोस्पोंडिंग परपेंडिकुलर और बेस कौन सा बचा, इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो दो साइड पता चल गई, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और जो एक्यूट एंगल हमें गिवन होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और तीसरा बेस हमेशा बचा हुआ लेना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपने दिमाग लगाना है, और उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही हो गया, परपेंडिकुलर ध्यान से देखना कौन सा होगा। वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर एक्यूट एंगल गिवन होगा, जो सा अगर एक्यूट एंगल मैंने एंगल से लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर मैं एक्यूट एंगल ये ना लेके एक्यूट एंगल ये वाला लूं तो अब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो जो भी हमें चैप्टर के अंदर एक्यूट एंगल दिया होता है, उस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और जो थर्ड साइड बचती है वो बेस होती है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, मैं
एक्यूट एंगल आपको दे देता हूं कि ये मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल है, ये इसको बोलते हैं थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये जनरल नोटेशन होती है एंगल की, थीटा। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ये वाला ले रहा हूं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने बचा ये हाइपोटेनियस, और तीसरी साइड हो जाएगी बेस। इजी है। अब क्या होता है ना, इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ये वर्ड है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैं नाम लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले होता है साइन थीटा, SINE, साइन थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिन थीटा भी लिखते हैं। एक होता है मेरा कोसाइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोस थीटा लिखते हैं। एक होता है मेरा टेंजेंट थीटा, लिखते जाओ उसको, वो होते हैं मेरा टेन थीटा। एक मेरा होता है कोटेंजेंट थीटा, वो होता है मेरा कोट थीटा। एक होता है मेरा सीकेंट थीटा, वो होता है मेरा सेक थीटा। एक हो रहा है मेरा कोसिकेंट थीटा, इसको मैं बोलता हूँ कोसेक थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। ठीक है, सर ये आपने सेकंड लास्ट में क्या लिखा है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। सर कोटेंजेंट थीटा, थीटा की शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोट थीटा, कोट थीटा। कोटेंजेंट थीटा कोट थीटा होता है। साइन थीटा सिन थीटा, कोसाइन थीटा कोस थीटा, टेंजेंट थीटा टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा कोट थीटा, सीकेंट थीटा सेक थीटा, कोसिकेंट थीटा। इतना ठीक है जी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज नहीं समझ में आई वो तो पूछ सकता है। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या होता है ना, इनका ना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का ना ये रेशो होता है। साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट का क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंड का क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसिकेंड का क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मुद्दा ये बनता है कि सर ये आपने को आपको तो याद है, हमें कैसे याद होगा? तो इसके लिए कई बंदों ने, काफी सालों से चलता है हमारे टाइम से, वो हम बताते हैं।
वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर एक का पहला पहला लेटर, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। और भी कई बच्चों ने कुछ बनाया होता है, मुझे नहीं पता, हर बच्चे ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बनाया होता है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसा हमने भी कहीं सुना था। तो अब कैसे काम करता है ये देख लो कि तुम्हें याद रहे। ये जो होता है ये स्टैंड करता है S फॉर साइन थीटा, C फॉर कोस थीटा, T फॉर टेन थीटा। तो जो साइन थीटा वो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन याद हो जाएगी इससे, इसको लिख के। और जो साइन होता है ना वो कोसिकेंट का उल्टा होता है, ये भी लिख लेना, जो कोसिकेंट होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। तो जो कोसिकेंट थीटा हुआ वो जो कोसिकेंट थीटा है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यू देखना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है मेरे पास, कोस का। तो सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है, तो यू देखना फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कोसिकेंट का, सीकेंट का, और कोट किसका उल्टा होता है, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो टेन क्या होता है हमारा पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और ये टिप्स पे जिस बच्चे को याद नहीं है उसको दिक्कत है। वैसे मैं तो ये तो तुम्हारे लिए मैं लिखता हूँ, मेरे को तो याद ही हो गया। मैंने अपने दिमाग में ना डायग्राम को देख के एक बड़ी सेटिंग कर रखी है अभी परपेंडिकुलर। मेरे को मतलब ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद से मेरे को प्रैक्टिस से आ गया हो। बट अगर आप एक ध्यान से एक बारी अगर डायग्राम को देख के बोलोगे ना तो आपको याद रहेगा। ये तो ये है कि अगर आपने रीचेक करना है तो ये फॉर्मूला बनना हो, बट आप इसको ना दिमाग में तीन याद कर लो, तीन इससे उल्टी है। देखो जो कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट किसका, साइन का। तो जो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए साइन और कोसिकेंट उल्टा होता है एक दूसरे का। तो कोसिकेंट कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस का अगर तुम्हारे को याद है तो सीकेंट थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट का अगर तुम्हें पता करना है तो 10 का देख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप तीन याद कर लो और ये याद कर लो कि कौन किसका उल्टा होता है। कोसिकेंट साइन का, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोट 10 का होता है। और ये पहली तीन याद कर लो। पहली तीन के लिए मैंने अगर जब भी आप पहली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हो ना, मैं बोलता हूँ तो हमेशा क्या बोलता हूँ, साइन कोस टेन। मेरे मुंह से हमेशा ना पहली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलती है, साइन कोस और टेन थीटा। तो मैं उसी तरीके से याद करता हूँ। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहले तो दोनों यू कर लो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस, और इसको आपस में डिवाइड करोगे तो 10। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। इसको मन में 3 से 4 5 7 10 बार बोल दो, आपको अपने आप दिमाग में ना सेट हो जाएगा। फॉर्मूला बोलना है, याद रखना मेरा। क्या बोलोगे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको जितनी बार बोलोगे आपका दिमाग उतना स्पीड में और तेजी से काम करेगा। फिर इसमें पंडित बद्री प्रसाद का रोल नहीं आएगा। हाँ, किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा इनकेस की यार मेरा फॉर्मूला गलत है कि सही है, तब वो पंडित बद्री प्रसाद वाला करके उसमें देख सकता है कि हाँ यार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को गलत लग रहा है। क्योंकि हल्का सा भी तुमने लिख दिया ना परपेंडिकुलर अपने बेस की जगह पे परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस लिख दिया गलती से, और आपने रीचेक ना करा तो पूरा काटा हो जाएगा। मैं देखते ही मैं नीचे सोल्विंग देखूंगा ही नहीं, मैं ऊपर ही काटा मार दूंगा। तो फॉर्मूला कभी गलती से भी गलत नहीं होना है।
ठीक है। और जितनी भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है सब इस जिसको ये याद है उसको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। तो कल आते ही मैं किसी का भी नाम ले दूंगा और उससे पूछ लूंगा, और अगर किसी बच्चे ने ये चीज नहीं सुनाई मुझे रैंडमली तो उसे 100 बार लिखवाऊंगा एक आइडेंटिटी, ये याद रखना। तो 600 हो जाएगी। तो वैसे तो डायरेक्ट याद हो जाएगी, मैं तुम्हारा बताऊं 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट ध्यान से सोचोगे ना, 5 मिनट ओनली। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, ये 3 हो गए। और इसको मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोल के सिर्फ मुझे 10 मिनट बोलते रहना। ऐसा तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा कि सोते सोते भी कोई पूछेगा तो बता दोगे। 10 बार 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, बट 10 मिनट कोई नहीं देता। चलो खैर, हमने इसके ऊपर काफी बात कर ली है और हमें याद हो गया है। अच्छा चलो तुम बताओ, याद हो गया है? अगर आप ध्यान से सेट करके, मैं तुम्हें फिर से 3 मिनट और दे रहा हूँ, फिर दोबारा मन में दोहरा लो, क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज इसी पर ही है। 3 मिनट दे रहा हूँ, मन में पूरा शांत होके फटाफट तेजी से समझो। और 3 याद करनी है, सिर्फ 3 साइन, कोसाइन और टेन की। और ये चीज याद करनी है, साइन कोस टेन की आ गई, मैं के बोलूंगा, सेकेंड में कोस और कोट में टेन का उल्टा करूंगा। मैंने याद कर, क्या कहते हो, होगी याद? बेटा आंखें बंद करके पढ़ रहा था क्या? सर हो गया। इसको याद करते ही ना तुम्हें क्वेश्चन समझने में आएगा मजा, कि मेरे को समझ में आ रहा है, इसीलिए जी इस पे सर। ज्यादा समय दे रहा हूं मैं। अगर इसको तुम्हें याद ना होगा ना तो मैं बोलूंगा, तुम कहोगे हाँ होता है, मेरे को याद नहीं है बट होता है। कोड थीटा कहता है बेस वन, ठीक है होता है, तो उसमें मजा नहीं आता कि होता है। आप जैसे ही मैं बोलूँ कोड थीटा तो आओगे ना, मन में प्रैक्टिस चलनी चाहिए क्या होता है बेस वन परपेंडिकुलर। फिर मैं पीछे पीछे जब लिखूंगा तुम चेक करना कि तुम्हारे जो तुमने मन में बोला था वो ठीक था कि गलत। हर क्वेश्चन में आना, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो आप अपनी प्रैक्टिस रखो कि भैया तुम्हें फॉर्मूले सारे याद हुए कि नहीं याद। किसी का भी नाम ले दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया, इसको बहुत टाइम दे दिया हमने।